द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हम अपने चैनल पे हिंदी में ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर आए हैं। अब तक हमने इस सीरीज के कुल 16 एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इन 16 एपिसोड में हमने इस पुस्तक के 15 अध्याय समाप्त कर दिए हैं। आज हम इस पुस्तक का 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 70वां एपिसोड और इस पुस्तक का 16वां अध्याय। अध्याय 16, आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। इस पुस्तक का अध्ययन करने पर आप सीखते हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो वही फिर से बनाता है जिसको आप इसमें चिन्हित करते हैं। यही मानवीय संबंधों के सुनहरे नियम को लागू करने की एक वजह है। मैथ्यू 17.12 के अनुसार, जैसा कुछ भी मनुष्य आपके साथ करता है आप भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। इस उदाहरण का बाह्य और आंतरिक अर्थ है। अपने अवचेतन मस्तिष्क के दृष्टिकोण से आप इसके आंतरिक अर्थ के इच्छुक हैं जो निम्नलिखित है। जैसा कि मनुष्य आपके बारे में सोचते हैं उसी के अनुरूप आप भी उसी की तरह सोचते हैं। जैसा अनुभव लोग आपके लिए करते हैं आपका अनुभव भी लोगों के लिए उसके अनुरूप होता है। जैसा व्यवहार की आप लोगों से अपेक्षा करते हैं वैसा ही व्यवहार आपका भी उनके लिए होगा। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में किसी के प्रति आप नम्र और सौम्य होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पीठ होती है तब आप उसकी आलोचना और मन ही मन उस पर नाराज होते हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी है। ये जहर खाने जैसा है। असल में आप मानसिक रूप से जहर ले रहे हैं जो आपसे आपकी ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना छीन रहा है। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों और भावनाएं आपके अवचेतन में गहराई से पेट बनाते हैं और आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों और दुखों को लाते हैं। दूसरों के साथ खुशहाल रिश्ते की मुख्य चाबी, अपनी राय मत बनाइए। जिससे आपके बारे में कोई राय न बनाए, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर आपके बारे में राय बनेगी। आप दूसरों को जिस माप से आंकेंगे फिर से वही आपको आंकने की माप होगी। इस पद का अध्ययन और इसमें उसके अंदर मौजूद आंतरिक सच्चाई का उपयोग ही सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की मुख्य चाबी है। किसी के बारे में अपनी राय देने का अर्थ है सोचना, किसी मानसिक निर्णय या मन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार यह आपका अपना विचार है, क्योंकि यह सब आप सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक है, इसलिए वास्तव में आप अपने अनुभव में वही बनाते हैं जैसा आप सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुभव करते हैं। यह भी सत्य है कि जो सुझाव आप दूसरों को देते हैं वही आप अपने को देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। यही कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, जिस निर्णय से आप मापते हैं उसी से आपको मापा जाएगा। जब आप इस नियम को जानते हैं और जिस प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति आप सोचते हैं, एहसास करते हैं और सही तरीके से कार्य करते हुए आप सावधानी अपनाते हैं। ये पद आपको मनुष्य की मुक्ति के बारे में सिखाता है और आपकी व्यक्तिगत समस्या के हल को दिखाता है। जिस माप से आप मापते हैं उसी से फिर आपको भी मापा जाएगा। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए करते हैं वह आपको उसी मात्रा में वापस आता है, और यदि आप कुछ बुराई करते हैं तो आपके मन के नियम अनुसार बुराई भी वापस आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को लूटता है तो धोखा देता है तो वास्तव में स्वयं को लूट रहा है और धोखा दे रहा है। उसके अंदर का अपराध बोध और मिजाज में कमी अंततः उसकी ओर इसी समय किसी भी प्रकार से नुकसान को आकर्षित करेगी। उसका अवचेतन मस्तिष्क इसे रिकॉर्ड करता है और मानसिक भावना अथवा प्रेरणा द्वारा प्रतिक्रिया देता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अव्यक्ति और बिना किसी बदलाव वाला है। यह न तो किसी व्यक्तिवाद अथवा जातिवाद से अथवा किसी भी प्रकार के संसाधन से
कोई लगाव नहीं रखता है, या न तो कोई किसी पर कोई अनुकंपा करता है और न ही किसी प्रकार का बैर। दूसरों के प्रति जिस प्रकार की सोच, भावना और कार्य आप रखते हैं, वह अंत में आपके पास वापस आती है। रोज़मर्रा की खबरें उसे बीमार बनाती है। अब अपने को गौर से देखना शुरू करें। व्यक्तियों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया पर गौर करें। आपकी दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि दूसरे लोग गलत थे और अकेले आप ही सही थे, यदि कोई समाचार आपको विचलित करता है, तो यह आपका बुरा पक्ष है, क्योंकि आपकी नकारात्मकता भावनाओं ने आपसे शांति और सामंजस्यता छीन ली है। एक महिला ने मुझे अपने पति के बारे में यह कहते हुए लिखा है कि जब एक विशेष समाचार पत्र का लेखक कुछ उस समाचार पत्र में लिखता है, तो उसका पति बहुत क्रोधित हो जाता है। साथ ही उसने यह भी लिखा कि इस प्रकार का लगातार क्रोध और दबाए हुए गुस्से के कारण उसे रक्तस्राव वाला अल्सर हो गया है, और चिकित्सक ने उसे मानसिक रूप से ट्रेनिंग लेने का सुझाव दिया है। मैंने इस व्यक्ति को मिलने का आमंत्रण दिया और उसे समझाया कि उसके मस्तिष्क की कार्यशैली दिखाती है कि किसी भी अन्य के लिए लिखे लेख को पढ़कर जिससे वह सहमत और असहमत होता है, उस पर वह उसका इस प्रकार से क्रोधित होना वह भावनात्मक रूप से कितना अपरिपक्व है। उसने अनुभव किया कि उसे समाचार पत्र को स्वयं को व्यक्त करने की आज़ादी देनी चाहिए, चाहे वह उससे कितना भी राजनीति, धार्मिक और किसी अन्य प्रकार से असहमत क्यों न हो। इसी प्रकार से समाचार पत्र उसे इस बात की आज़ादी देंगे कि वह उन्हें किसी भी प्रकाशित लेख पर अपनी सहमति या फिर असहमति जताते हुए पत्र लिख सके। उसने सीखा कि वह बिना अप्रिय हुए असहमति जता सकता है। वह इस सत्य से भी परिचित हुआ कि व्यक्ति जो कुछ कहता है अथवा करता है, वह नहीं बल्कि उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है, यह जरूरी है। इस प्रकार की व्याख्या इस व्यक्ति का उपचार थी, और उसने समझ लिया कि थोड़े से अभ्यास से वह अपने सुबह के आवेश पर काबू पा सकता है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि बाद में वह स्वयं पर और उस लेखक के लेख पर भी मुस्कुराया। अब उन लेखों में वह शक्ति नहीं रही जो उसे परेशान, उकसा अथवा चिढ़ा सके। मैं स्त्रियों से घृणा करती हूँ, मगर पुरुषों को पसंद करती हूँ। एक निजी सेक्रेटरी अपने ऑफिस की महिला सहयोगियों से बहुत परेशान थी, क्योंकि वह उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसे औरतें पसंद नहीं थी। उसने कहा कि मैं स्त्रियों से नफरत करती हूँ, मगर पुरुषों को पसंद करती हूँ। मैंने देखा कि वह अपने अधीन काम करने वाली लड़कियों से बहुत अभिमानी, रोबीली और चिढ़ाने वाली आवाज़ में बातें करती थी। उसने बताया कि ये लड़कियाँ उसके लिए परेशानियाँ पैदा करके उसका आनंद लेती थी। उसके बोलने के अंदाज भी भड़कीलापन था। मैं देख सकता था कि उसके बोलने का लहजा लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता था। यदि ऑफिस अथवा फैक्ट्री के सभी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि इस तरह की परेशानी, चिड़चिड़ाहटपन और उथल-पुथल आपके किसी अवचेतन तरीके अथवा मानसिकता के कारण हो? हमें पता है कि एक कुत्ता बहुत भयंकर तरीके से प्रतिक्रिया देगा यदि आप उससे नफरत करते अथवा डरते हैं। कई अनुशासनहीन मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों की तरह संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों से नफरत करने वाली इस निजी सेक्रेटरी ने मैंने प्रार्थना की एक तरीके का सुझाव दिया और उसे समझाया कि जब वह अपने आध्यात्मिक गुणों और जीवन के सत्य को पहचानने लगेगी, तो उसकी आवाज़, उसका तरीका और स्त्रियों के प्रति उसकी नफरत गायब हो जाएगी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति के बोलने से, उसके कार्यों, लेखों और जीवन के सभी क्षेत्रों से उसकी नफरत की भावना पता चलती है। उसने अपने पुराने परेशानी और क्रोधित तरीके से प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी। उसने प्रार्थना का एक निश्चित तरीका निकाला और नियमित क्रम और एकाग्रचित होकर ऑफिस में अभ्यास करना शुरू किया। प्रार्थना इस प्रकार थी: मैं प्रेम पूर्वक, शांत, चुपचाप सोचती, बोलती और कार्य करती हूँ। मैं अब उन सभी लड़कियों के बीच जो मेरी आलोचना और मेरे बारे में अफवाह फैलाती थी, उनके बीच प्रेम, शांति, सहनशीलता यानी कि धैर्य और नेक नियति फैलाती हूँ। मैं अपने विचार शांति, सामंजस्यता और सद्भावना के साथ रखती हूँ। जब भी मैं नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देने वाली होती हूँ,
तो मैं शक्ति से स्वयं को कहती हूँ, मैं अपने अंदर सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति के नियमों के आधार पर सोचूंगी, बोलूंगी और कार्य करूंगी। मेरी रचनात्मक बुद्धिमत्ता मुझे सभी रास्तों पर मेरा नेतृत्व करने और शासन और मार्गदर्शन करती है। इस प्रार्थना के अभ्यास ने उसके जीवन की काया पलट कर दी और उसने अनुभव किया कि सभी आलोचनाएं और चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई थी। ऑफिस की लड़कियां उसकी सहयोगी और जीवन की यात्रा की साथी बन गई। उसने पाया कि यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना था। उसके अंदर की वाणी ने उसकी पदोन्नति रोकी। एक दिन एक विक्रेता मेरे पास आया और उसने अपने संगठन की बिक्री प्रबंधन के साथ कार्य करने में अपनी परेशानियों का जिक्र किया। वह कंपनी में 10 वर्ष से कार्य कर रहा था और अभी तक उसे कोई पदोन्नति अथवा किसी प्रकार का प्रशंसा पत्र नहीं मिला। उसने मुझे अपनी बिक्री की रकम बताई जो क्षेत्र के विक्रेताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। उसने कहा कि बिक्री प्रबंधक उसे पसंद नहीं करता और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा था और कॉन्फ्रेंस में भी प्रबंधक उसके साथ बहुत रूखा था और कई बार उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाया था। मैंने समझाया कि निश्चित रूप से इसकी वजह ज़्यादातर उसके अंदर ही थी। उसके अपने बॉस के बारे में विचार और विश्वास उसकी प्रतिक्रिया की गवाह थे। जिस माप से हम आंकते हैं उसी से फिर हमें आंका जाएगा। उस बिक्री प्रबंधन के बारे में उसका मानसिक आकलन था। धारणा थी कि वह छोटी सोच वाला और झगड़ालू था। उसकी सोच अपने अफसर के प्रति कड़वाहट और शत्रुता भरी थी। काम पर जाते हुए रास्ते भर वह मन ही मन बिक्री प्रबंधन के प्रति आलोचना, मानसिक वाद विवाद, दोषारोपण और निंदा करता रहता था। उसने मानसिक रूप से जितनी भड़ास निकाली, जाहिर है उन सब का उसके पास ही और उसने निश्चित था। इस विक्रेता ने महसूस किया कि अपने प्रबंधक के लिए उसके अंदर होने वाला द्वंद्व बहुत विनाशकारी था, क्योंकि उसके गुपचुप विचार और भावनाएं और व्यक्तिगत रूप से की गई मानसिक आलोचनाएं और गालियां उसके अपने अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर गई है और इन सब की वजह से उसके बॉस की भी प्रतिक्रिया उसके लिए नकारात्मक थी। यही नहीं, इसके अलावा उसने कई अन्य व्यक्तिगत शारीरिक और भावनात्मक विकार को भी जन्म दिया था। उसने निम्नलिखित प्रार्थना बार बार करनी शुरू की। अपनी दुनिया में ही एक अकेला विचारक हूँ। अपने बॉस के लिए जो कुछ सोचता हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी बिक्री प्रबंधक का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस प्रकार मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं किसी व्यक्ति, स्थान अथवा किसी भी चीज़ को मैं अपने को चिढ़ाने अथवा परेशान करने की शक्ति नहीं देता, किसी को नहीं दे सकता। मैं अपने बॉस के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सफलता, मानसिक शांति और प्रसन्नता की कामना करता हूँ। मैं हृदय से उनकी सकुशलता की कामना करता हूँ और मैं जानता हूँ कि हर प्रकार से दिव्य शक्ति का उनका मार्गदर्शन करती है। उसने इस प्रार्थना को बार बार धीरे धीरे चुपचाप और हृदय से दोहराया, ये जानते हुए भी कि मस्तिष्क एक बाग की तरह है और जो कुछ हम बाग में लगाते हैं वह उसी प्रकार के बीज के रूप में उगता है। मैंने उसको सोने से पहले मानसिक छवि का अभ्यास करना इस प्रकार सिखाया। उसने कल्पना की उसका बिक्री प्रबंधक उसे अच्छे कार्य, उसके उत्साह और जोश के लिए और उसको अपने ग्राहकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिलने पर बधाई दे रहा है। उसने इसकी वास्तविकता को महसूस किया। वो उसको हाथ मिलाते हुए, उसकी आवाज़ का लहजा और उससे मुस्कुराते हुए देखा। उसने मन में एक सजीव फिल्म बनाई और इसे अपनी क्षमता के अनुसार नाटकीय बनाया। हर रात वह इस तरह मानसिक फिल्म बनाता था। वह जानता था कि उसका अवचेतन मस्तिष्क एक स्वीकार करने वाली प्लेट की तरह था जिस पर उसकी चेतन छवि छप जाएगी। धीरे धीरे वह प्रक्रिया, जिसे मानसिक और आध्यात्मिक रसाकर्षण था या फिर रसाकरण कहा जा सकता था, इसका चिन्ह उसके अवचेतन मस्तिष्क में बना और इसकी अभिव्यक्ति स्वतः सामने आई। आखिर बिक्री प्रबंधक ने उसे सैन फ्रांसिस्को बुलाकर बधाई दी और डिवीजन में बिक्री प्रबंधक की तरह एक नया कार्यभार दिया। भारी वेतन वृद्धि के साथ उसे 100 सहयोगियों को दिया और उसने अपने बॉस के लिए अपनी धारणा और आकलन बदल दिया और उसके बॉस ने उसी प्रकार उसकी प्रतिक्रिया दी। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है और करता है आपको तब तक परेशान
अथवा विचलित नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वयं को परेशान करने की इजाज़त न दें। वह आपको केवल आपके विचारों द्वारा चिढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नाराज़ हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के 4 चरणों से गुजरना होगा। आप सोचना शुरू करते हैं कि उसने क्या कहा। आप नाराज़ होने का निर्णय लेते हैं और क्रोध के भाव पैदा करते हैं। फिर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं। शायद आप पलटकर वस्तु के रूप में जवाब देंगे। आपने देखा कि सोच, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया सब कुछ आपके मन में चल रहा था। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तब आप किसी आलोचनात्मक पर नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। ऐसा करने का अर्थ है कि आप धीमी मानसिक तरंगों की स्थिति में पहुंचकर दूसरों को या फिर धीमी आंच की स्थिति में पहुंचकर दूसरों के नकारात्मक वातावरण से मिलकर एक हो गए हैं। अपने जीवन के ध्येय को पहचानिए और किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान अथवा वस्तु को अपने मन की आंतरिक खामोशी, शांति और चमकते स्वास्थ्य से विचलित न होने दें। सामंजस्यपूर्ण मानवीय रिश्तों में प्यार के अर्थ के बारे में ऑस्ट्रियन मानसिक विश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि जब तक व्यक्ति के पास प्रेम नहीं, तब तक वह बीमारी की स्थिति में रहता है और मर जाता है। प्रेम का अर्थ दूसरे व्यक्ति के अंदर समझदारी, सद्भावना और दिव्यता के लिए आदर है। जितना ज़्यादा प्रेम और अच्छी भावना आप निकालते हैं और फैलाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पास वापस आता है। यदि आप दूसरे के साथी के अहम को ध्वस्त करते हैं और उसके अपने स्वाभिमान को घायल करते हैं, तो आप कभी भी उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। इस बात को पहचानिए कि हर व्यक्ति प्रेम और प्रशंसा पाना चाहता है और वह चाहता है कि दुनिया में उसकी अहमियत हो। इस बात का अनुभव कीजिए कि दूसरा व्यक्ति जानता है कि उसकी असली औकात क्या है और आपकी तरह वह जानता है कि जीवन का सिद्धांत सभी मनुष्यों की प्रतिष्ठा है। जब आप जानबूझकर और अपनी चेतना से ऐसा करते हैं, तब आप उस व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और वह आपके प्यार और सद्भावना को वापस देता है। उसे श्रोताओं से नफरत थी। एक कलाकार ने मुझसे कहा कि श्रोता उसके पहली बार स्टेज पर आने पर चिल्लाते और हो हल्ला मचाते। उसने कहा कि नाटक को खराब ढंग से लिखा गया था और जाहिर है कि उसने अपना पात्र सही ढंग से नहीं निभाया था। उसने मुझे बेबाकी से कहा कि उसके बाद कई महीनों तक वह श्रोताओं से नफरत करता रहा। उसने उन्हें नशेड़ी पुतले, बेवकूफ़, नादान और जल्दी बातों में आ जाने वाला कहा। उसने नाराज़गी में नाटक करना छोड़ दिया और दवा की दुकान में 1 वर्ष तक काम किया। एक दिन मैंड ने उसे न्यूयॉर्क टाउन हॉल में हो रहे एक व्याख्यान स्वयं के साथ कैसे चलें को सुनने के लिए आमंत्रित किया। इस व्याख्यान ने उसके जीवन को बदल दिया। वह वापस स्टेज पर आ गया। उसने दिल से अपने श्रोताओं और अपने लिए प्रार्थना की। वह स्टेज पर आने से पहले अपना पूरा प्यार और सद्भावना उंडेल देता। उसने यह कहने की आदत बना ली थी कि शांति के देवता सभी उपस्थित श्रोताओं के मन में शांति भरते हैं और सभी उपस्थित लोग उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहते हैं और होते रहते हैं। हर रात वह अपने श्रोताओं को प्रेम की तरंगे भेजता। आज वह एक महान अभिनेता है और वह लोगों से प्यार और उनका आदर करता है। अपनी अच्छी भावना और आदर दूसरों को दे रहा है और वे भी इसका अनुभव करते हैं। जटिल व्यक्तियों को संभालना। दुनिया में कुछ ऐसे जटिल व्यक्ति होते हैं जो बहुत टेढ़े मेढ़े और विकृत मानसिकता वाले होते हैं। वे ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं। कई मानसिक रूप से विकृति, बहस करने वाले, सहयोग न करने वाले, झगड़ालू, शक्की, सनकी और जीवन के लिए तल्ख रहते हैं। मानसिक रूप से वे बीमार होते हैं। कई व्यक्तियों की विकृति को विक्षिप्त मानसिकता होती है और शायद उनके साथ बचपन में कुछ घटा था। कईयों में यह जन्मजात विकृति होती है। आपको किसी व्यक्ति को इसीलिए तिरस्कृत नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे टीबी है, न ही ऐसे व्यक्ति की बुराई करें क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार है। उदाहरण के तौर पर, कोई भी किसी कुबेर से नफरत अथवा जो भी कुबड़े होते हैं उनसे नफरत और उस पर क्रोध नहीं करता। यहाँ कई प्रकार के मानसिक रूप से कुबड़े हैं। आपको उनके लिए दया और समझदारी वाला होना चाहिए।
सबको समझने का अर्थ सबको माफ़ कर देना। मुसीबत साथ पसंद करती है। नफरत से भरा कुंठाग्रस्त विकृत और उड़े मुड़े व्यक्तित्व का अनंत के साथ कोई मेल नहीं रहता। यह उन व्यक्तियों को जो शांतिमय, खुश और प्रसन्नचित हैं, उनको पसंद नहीं करता। वह अधिकतर उन लोगों की आलोचना और बुराई करता है और उन्हें गालियां देता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयावान होते हैं। उसका रवैया इस प्रकार है, उन्हें इतना प्रसन्न क्यों होना चाहिए? जब वह इतना दुखी है, वे उनको खींचकर अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। दुखी को साथी चाहिए। जब आप ऐसा समझते हैं, तब आप स्थिर, शांति और उदासीन हो जाते हैं। मानवीय रिश्तों में सहानुभूति का अभ्यास। हाल ही में एक लड़की मेरे पास आई और कहा कि वह अपने ऑफिस की एक दूसरी लड़की से नफरत करती है। उसने इसकी वजह उसकी दूसरी लड़की का उससे सुंदर, ज़्यादा खुश और उससे जो वह लड़की थी उससे ज़्यादा अमीर होना बताया था। इसके साथ ही उसकी सगाई उस कंपनी के बॉस से हुई जहां वह दोनों काम करती थी। एक दिन विवाह के बाद वह महिला जिससे वह नफरत करती थी, उसकी अपंग बेटी यानी कि पूर्व विवाह से ऑफिस आई। बच्ची ने अपनी माँ को बाहों में भरकर कहा, मम्मी मम्मी, मुझे अपने नए पिता बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए उन्होंने मुझे क्या दिया। उसने अपनी माँ को सुंदर सा नया खिलौना दिखाया। उसने मुझसे कहा, मेरा दिल उस नन्ही सी बच्ची पर आ गया और मुझे पता था वह कितनी खुश होगी। मैंने देखा ये महिला कितनी खुश थी। अचानक मेरे मन में उसके लिए प्रेम उमड़ा और मैं उसके ऑफिस गई और उसे दुनिया की सब खुशियाँ की शुभकामना दी और वाकई ऐसा ही उसके लिए कामना कर रही थी। आज मनोवैज्ञानिक चक्र में इसे सहानुभूति कहते हैं, जिसका सीधा अर्थ है किसी अन्य के लिए आपकी कल्पना शक्ति का उद्भव। उसने अपने मस्तिष्क प्रवृत्ति अथवा अपने दिल की भावना दूसरी महिला के लिए उजागर की और उसने दूसरी महिला के दिमाग के द्वारा सोचना और महसूस करना शुरू किया। वास्तव में वह दूसरी महिला की तरह महसूस कर रही थी और एक बच्चे की तरह भी, क्योंकि इसी तरह उसने बच्चे के दिमाग की तरह सोचना शुरू किया। वह बच्चे की माँ के नज़रिए से भी देख रही थी। किसी दूसरे को घायल करने अथवा बुरा करने की इच्छा हो तो अपनी मानसिक को मोसेस के मन में ले जाइए और जीसस के 10 आदेश के अनुसार सोचिए। 10 कंपार्टमेंट। यदि आप ईर्ष्या, जलन अथवा नाराजगी में डूबे रहे हो तो अपने को जीसस यानी कि ईसा के मन के जाइए और उनके नज़रिए से देखिए। तब आपको शब्दों की सच्चाई का एहसास होगा। एक दूसरे से प्रेम करें। तुष्टीकरण से कभी विजय नहीं मिलती। कभी भी लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए और आपका ध्यान गुस्सा दिखाकर, रोक कर अथवा आप रोके हैं और दिल का दौरा पड़ने का दिखावा करके अपनी ओर मत आकर्षित करने दें। इस तरह के लोग तानाशाह होते हैं जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। दयावान बने लेकिन विचलित न हो और उनके आगे न झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके पागलपन, स्वार्थीपन और अधिकार जमाने पर अपना सहयोग मत दीजिए। याद रखें, वही करें जो सही हो। आप यह अपने आदर्श को पूरा करने और अपने जीवन में शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों जो कि अमर है उनके प्रति सच्चे रहें। दुनिया में किसी को भी अपने ध्येय, जीवन के लक्ष्य जैसे अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया को दिखाना, मानवता की सेवा और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता, सच्चाई और सुंदरता को विश्व के सभी लोगों को बताना है। उससे विचलित करने की शक्ति न दे। अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहें। उन चीज़ों के बारे में पूरी तरह और निश्चितता से जानें जिनसे आपको शांति, खुशी और पूर्णता मिलती है। विश्व के सभी मनुष्यों को आशीर्वाद दें। किसी भी हिस्से की सामंजस्यता पूरे स्वरूप की सामंजस्यता है। किसी भी अंश की सामंजस्यता संपूर्ण विश्व की सामंजस्यता है, क्योंकि संपूर्ण अंश में और अंश संपूर्ण में है। जैसा कि पॉल कहते हैं, आपको दूसरों को केवल प्रेम देना है और प्रेम से स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के नियम की पूर्ति होती है। मानवीय रिश्तों की लाभदायक सूची। नंबर 1, आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डेड मशीन है जो आपकी स्वाभाविक सोच को हूबहू चरितार्थ करता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। इसका तात्पर्य है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नंबर 2,
नफरत भरा अथवा बुरा विचार मानसिक जहर है। दूसरों का बुरा न सोचें, ऐसा करने पर आप अपने लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इस विश्व में आप ही विचारक हैं और आप ही विचार रचनात्मक हैं। नंबर 3, आपका मस्तिष्क एक रचनात्मक माध्यम है, इसीलिए जो कुछ भी आप दूसरों के लिए सोचते हैं हूबहू वैसा ही आपको अनुभव होता है। ये सुनहरे नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जैसा दूसरे व्यक्ति आपके लिए सोचते हैं वैसा ही आप उनके लिए सोचते हैं। नंबर 4, किसी को ठगना, लूटना अथवा धोखा देना आपके लिए कमी, हानि और सभी प्रकार के नुकसान लाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके अंदर की प्रेरणा, विचार और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण हानि, कमी और परेशानियां कई प्रकार से आपके पास आती है। वास्तव में जो कुछ आप दूसरों के साथ करते हैं वही आप स्वयं के साथ कर रहे होते हैं। नंबर 5, जब आप अच्छा करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम और अच्छाई करते हैं तो वह कई प्रकार से और कई गुना होकर आपके पास आती है। नंबर 6, आप अपनी दुनिया के एकमात्र विचारक हैं और आपको कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखें, जिस प्रकार आप किसी दूसरे के लिए सोचते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार प्रतिलिपि की तरह वैसे ही बनते हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं? नंबर 7, भावनात्मक रूप से परिपक्व बनिए और दूसरे लोगों को अपने से अलग यानी कि भिन्न बनने की इजाज़त दीजिए। उनको आपसे असहमत होने का अधिकार है और आपको भी इजाज़त है कि आप उनसे असहमत हो सकते हैं। आप बिना अप्रिय हुए भी असहमत हो सकते हैं। नंबर 8, जानवर आपके डर के भाव को पढ़ लेते हैं और आपको डराते हैं। यदि आप जानवरों से प्रेम करते हैं तो वे कभी भी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। कई अनुशासनीय मनुष्य कुत्ते, बिल्लियों और अन्य पशुओं की तरह होते हैं। नंबर 9, आपका आंतरिक भाषण जो आपके शांत विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका अनुभव आप दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं से होता है। नंबर 10, जिस कामना को आप अपने लिए चाहते हैं वही इच्छा दूसरों के लिए भी कीजिए। यह मानवीय रिश्तों की सामंजस्य की कुंजी है। नंबर 11, अपने नियोक्ता को नापने और उसके बारे में धारणा बनाने बदलें। इस बात को जानें और इसका अनुभव करें कि वह सुनहरे नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है और फिर वह उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। नंबर 12, दूसरे व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा अथवा परेशान नहीं कर सकते जब तक आप उसे उसकी इजाज़त न दें। आपके विचार रचनात्मक हैं, आप उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि आपको कोई बदमाश कहता है तो उसे कहें, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति से परिपूर्ण करे। नंबर 13, दूसरों के साथ हंसी खुशी के रहने का जवाब प्रेम है। प्रेम एक समझदारी, सद्भावना और दूसरों के लिए दिव्यता का आदर करना है। नंबर 14, आप किसी अपंग अथवा कुबड़े से नफरत नहीं करते हैं। आप में दयालुता होगी। मानसिक रूप से कुबड़ों के प्रति दयालुता और समझ रखिए, क्योंकि मानसिक रूप से कुबड़ा वह है जिसको नकारात्मक वातावरण मिला है। इस समझ के साथ सबको माफ़ करें। नंबर 15, सफलता, पदोन्नति और दूसरों के अच्छे भाग्य का आनंद लें। ऐसा करने आप अच्छे सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 16, दूसरे के भावनात्मक नाटक और नखरों पर मत झुकिए। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। एक पायदान न बने, जो सही है उस पर टिके रहें। अपने आदर्शों पर अडिग रहें, यह जानते हुए कि मानसिक दृष्टिकोण जो आपको शांति, खुशी और प्रसन्नता देता है वह सही, अच्छा और सत्य है। जिससे आपको आशीर्वाद मिलता है उसी से सभी को आशीर्वाद मिलता है। नंबर 17, किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में कुछ देना है तो वह है प्रेम। प्रेम का अर्थ है सभी के लिए उसी की इच्छा करना जिसकी इच्छा आप स्वयं के लिए करते हैं, अर्थात स्वास्थ्य, खुशी और जीवन के लिए सभी आशीर्वाद और शुभकामनाएं। इस तरह इस पुस्तक का 16वां अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आप लोगों से कल 70वें अध्याय जिसका नाम है अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें। समाप्त करते हैं आज का 70वां एपिसोड। मिलेंगे कल हम आप लोगों से नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।